प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट निकलकर सामने आया है, उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा दें। जहां पीएम मोदी ने ट्वीट करके युवाओं का जिक्र किया है और युवाओं की बात की है। जिस तरीके से लगातार नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी लगातार टिके हुए हैं और उसके बाद अगर बात जंतर मंतर को लेकर करें तो वहां पर भारी उपद्रव भी देखने को मिला। इन सब के बीच पीएम मोदी का एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके युवाओं के भविष्य का जिक्र किया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां लगातार तनाव की स्थिति बनी नजर आ रही है। तो इन सब के बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। ये बड़ी अपडेट है और पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके युवाओं का जिक्र किया है, युवाओं के भविष्य का जिक्र किया है और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा, ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आया और कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे आए हैं, युवाओं को आश्वस्त करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार स्थितियां विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं, तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है। तो इस बीच पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होगा पेपर लीक केस को लेकर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये बड़ी अपडेट। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ये पेपर लीक पर पीएम मोदी का ये बड़ा फैसला सामने आया है और पेपर लीक केस को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होगी, पीएम मोदी ने कहा है। ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई इस पूरे मामले की होगी। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट ये सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, पीएम मोदी ने कहा है। ये पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला सामने आया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात पीएम मोदी ने कही है। पेपर लीक केस को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होगी। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश की बात पीएम मोदी ने कही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और जंतर मंतर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रदर्शन की, और ये प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और इस उग्र प्रदर्शन के बीच, विपक्ष के लगातार भारी हंगामे के बीच यहां पीएम मोदी ने ट्वीट किया। और इस बीच हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। सैयद, क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही हैं? किस तरीके से पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया और क्या कुछ जिक्र पीएम मोदी ने इस ट्वीट में किया है? देखिए, पीएम मोदी ने ट्वीट में साफ तौर पे कहा है कि पेपर लीक पर पीएम मोदी का जो बड़ा बयान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि संबंधित विभागों और अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि रक्षा के लिए, छात्रों की रक्षा के हितों के लिए बाकायदा सरकार लगातार फैसले ले रही है और उसी दिशा में अहम कदम इसे माना जा रहा है। आपको बताएं कि यह भी कहा गया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप बात समझिए कि कितना बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने आज दिया है। जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, अब छात्रों के हितों को लेकर के तमाम छात्र जो है वो आए हैं और इसमें उग्र प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब उसमें कौन लोग वो लोग हैं जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का साफ तौर पर एक संदेश युवाओं के लिए और जो छात्र हैं उनके लिए है कि अगर पेपर लीक के मामले होते हैं तो उसकी जांच जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और तुरंत उस पर निर्णय लिया जाएगा। अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं और आने वाले समय में इसके आप परिणाम देखेंगे। आज से ही चीजें बदलनी शुरू होंगी, मुझे ऐसा लगता है। जी सैयद आमिर, दूसरी ओर अगर बात करें, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर नजर आया, दूसरी ओर जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारी जो है उग्र हो गए। इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष बैकफुट पर आएगा या विपक्ष अब इसे भी मुद्दा बनाएगा? देखिए, विपक्ष ने तो कल मुद्दा इस बात को लेकर बनाया था कि प्रधानमंत्री से जो है 3 मांगे उन्होंने रखी थी। पहला राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी मांग उनकी थी कि जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और तीसरा प्रधानमंत्री माफी मांगे। इस तरह की तीन शर्तें जो है, 3 बातें प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कुल मिलाकर के की थी और प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछे थे। तो कुल मिलाकर के उसके
उसके बाद आप देखिए स्थितियां बदल गई। कल शाम को जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीजों को सामने रखा, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है ये साफ तौर पे संदेश है पूरे देश के लोगों को और छात्रों को खासतौर पे कि उनके हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरीके से सरकार जो है वो पीछे हटने नहीं वाली है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसकी सुनवाई की जाएगी ताकि जल्द से जल्द न्याय जो है उसमें मिल सके और जांच हो सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जी आमिर, दूसरी ओर अगर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर बात करें तो पिछले करीब 1 महीने से सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है और इस प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार ये ट्वीट निकलकर सामने आया। इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात, अपनी राय रखी है। तो ऐसे में क्या आमिर आपको लगता है कि सीजेपी जो प्रोटेस्टर हैं, जो छात्र वहां पर मौजूद है जंतर मंतर पर, क्या वो भी अब कहीं ना कहीं शांत होते थोड़ी नजर आएंगे इस ट्वीट के बाद? देखिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि आप देखिए जब भी कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है तो उसके पीछे तमाम तरह की ताकतें जो हैं वो जुड़ने शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा कई बार विपक्ष के कई नेता जो हैं और कई सांसद जो हैं इस सीजेपी प्रोटेस्ट में जा चुके हैं। तो ये अब सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रह गया। पहली बात तो ये है क्योंकि साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस जिस तरह से इस प्रोटेस्ट में सामने आई है और राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया उसके बाद से ही स्थितियां बदल गई। उसके बाद से ये तय हो गया कि ये अब सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रह गया सिर्फ, बल्कि ये अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो बनता जा रहा है। तो अभी ये देखना होगा कि सीजेपी के कार्यकर्ता या फिर वहां के जो बैठे छात्र हैं वो इस बात को किस तरह से लेते हैं। क्या ये प्रोटेस्ट बंद करते हैं, क्या इस आश्वासन से आगे स्थितियां बदलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो वो बैठे ही हैं, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, सिक्योरिटी जो है वहां पे तैनात की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वहां पर तैनात है। तो अभी ये कह पाना कि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद स्थितियां बदलेंगी बहुत जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल आमिर, जाहिर तौर पर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया, इस ट्वीट का असर सीजेपी का जो समर्थन छात्र कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर आमिर, अगर 2 बैठकों का जिक्र किया जाए, आज 2 बड़ी बैठकें भी होनी है जहां विपक्ष भी बैठक करेगा और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी बैठक करेंगे सत्र से पहले, क्योंकि आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं और सत्र में यही मुद्दा जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज 2 बैठकें, एक तो सरकार अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेगी, दूसरी तरफ विपक्ष ने कल जिस तरह से कांग्रेस ने बताया कि 10 बजे बैठक होगी और पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए और अलग अलग मुद्दों पर। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नीट का ही है। नीट पेपर लीक का मामला विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि विपक्ष को ये सूट करता है। विपक्ष को इसलिए सूट करता है क्योंकि इसमें जेनजी जो खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि इससे पहले कांग्रेस विरोध जरूर कर रही थी लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी। बीच बीच में थोड़े बहुत प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से किए गए, पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने आवाज भी उठाई। लेकिन जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें तो सोनम वांगचुक आए और 20 दिन तक लगातार भूख हड़ताल रही, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। उसी के बाद देखिए स्थितियां पूरी बदली और वहीं पर कांग्रेस ने भी अपना एक बड़ा प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो स्थितियां जो है लगातार बदलती जा रही है। लेकिन अभी अब प्रभाव किस तरह का पड़ेगा, क्या रणनीति अपनाई जाएगी इसको लगातार चालू रखने के लिए ताकि संसद में इस मुद्दे पर आवाज उठाई जा सके, ये इस पर लगातार मंथन जो है वो विपक्ष कर रहा है। जी बिल्कुल सैयद आमिर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए भी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, अब इस ट्वीट को लेकर लगातार अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस ट्वीट के सामने आने के बाद जो उग्र प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो थोड़े शांत पड़ते हुए, ठंडे पड़ते हुए नजर आए। देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां अमेरिका से जंग के बीच होर्मुज से बड़ी खबर सामने आई है और होर्मुज में 3 जहाजों पर ईरान का हमला हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने वाले जहाजों के ऊपर अटैक किया गया है। IRGC के हमले में एक जहाज में आग लग गई और 2 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया, यानी कि वापस लौट गए। होर्मुज के वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा, IRGC ने यह कहा है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आई। तो वहीं होर्मुज में तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान सामने आया। होर्मुज पर अब ईरान का कंट्रोल नहीं है, यह US सेंट्रल कमांड दावा कर रहा है। और दूसरी ओर होर्मुज जहाजों की आवाजाही के लिए खुला हुआ है। US सेंट्रल कमांड ने यह फिर दावा किया और कमर्शियल जहाज US सेना की मदद से होर्मुज पार कर रहे हैं। एक बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर IRGC
जहाजों के ऊपर अटैक कर रहा है, उनके ऊपर हमले कर रहा है और स्थितियां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में विपरीत नजर आ रही हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसका काट अभी तक अमेरिका नहीं खोज पाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है और अमेरिका लाचार है। आखिर क्या? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मुख्य फोकस अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने से पहले वहां पर तैनात रडार सिस्टम और पैट्रियट बैटरियों को तबाह करने का है। ईरान की कई मिसाइलें वायुमंडल में री एंट्री के समय अत्यधिक गति पकड़ लेती हैं और यही कारण है कि ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाने में कामयाब हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। ईरान के तरकश में ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जिनकी ताकत ने अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला बुलंद होने की वजह से उसका हाइपरसोनिक मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा, जिनके दम पर ईरान ने फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट करके ट्रंप की नींद उड़ा दी है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिकी हमलों के जवाब में अपनी सबसे घातक सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन नस्र 2 की 21वीं और 22वीं लहर में IRGC ने मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी बेस पर मिसाइलों की बौछार करके ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यह सिर्फ ट्रेलर है। अगर अमेरिका नहीं माना तो आगे इससे भी घातक हमला करेगा। IRGC ने जिस हथियार से निशाना साधा वो वेपन है खैबर शेकन मिसाइल। खैबर शेकन का एडवांस वर्जन दुश्मन के बड़े सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर्स या अंडरग्राउंड बंकरों को पूरी तरह मटिया मेट करने की क्षमता रखता है। खैबर शेकन मिसाइल की सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे लॉन्च करने में महज 15 मिनट का समय लगता है। यह मिसाइल 1000 किलो के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता के लिए जानी जाती है।
IRGC का दावा है कि एडवांस खैबर शैकन मिसाइल अमेरिका और इजराइल के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डेथ वारंट की तरह है। इसलिए IRGC ने अब जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर खैबर शैकन मिसाइल से हमला किया तो अमेरिकी पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें पूरी तरह रोकना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है। मिसाइलों में खैबर शिकन, फतेह 100 और दूसरी मिसाइलें ये साबित कर रही हैं कि ईरान के पास अभी भी बड़ी ताकत वाले मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा बाकी है। इंटेलिजेंस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ईरान हर महीने 100 से ज़्यादा बड़ी मिसाइलों का प्रोडक्शन कर पा रहा है। इसी के साथ लगातार रशिया से या चीन से या कई बार दूसरे देशों से ओपन मार्केट से ईरान के साइंटिस्ट और इंजीनियर ड्रोन के और मिसाइलों के पार्ट्स खरीद रहे हैं। ईरान के पास विनाशकारी मिसाइलों का जखीरा है जो अमेरिका के खिलाफ काउंटर अटैक हथियार बन चुकी है। IRGC ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए कद्र, इमाद, फतेह 100 और जुल्फिकार मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कद्र 110 मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर की है। ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक की है। ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज करीब 1700 से 2000 किलोमीटर की है। MARV यानी मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक की वजह से 50 मीटर से भी कम के दायरे में सटीकता से भेद सकती है। 750 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम ये मिसाइल दुश्मन के लिए खौफ का सबब है। फतेह 100 एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इसके उन्नत वेरिएंट की मारक क्षमता 300 किलोमीटर की है। यह अपने साथ लगभग 500 किलोग्राम वजनी भारी उच्च विस्फोटक या क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की ताकत है जुल्फिकार मिसाइल। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर की है। ये मैक 5 की स्पीड से दुश्मन को टारगेट करती है। इसे 450 से 600 किलोग्राम के वॉरहेड से लेस किया गया है और सटीकता करीब 10 मीटर के भीतर है। इस युद्ध के शुरुआत में अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट का यह आकलन था कि ईरान के पास करीबन 4000 मिसाइलें हैं जो कि करीबन 1 महीने या 1.5 महीने के युद्ध में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब लगता है कि ईरान ने इन 4000 में से मात्र 2500 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। 1500 मिसाइलें अभी भी ईरान के पास बाकी हैं। इसके अलावा ईरान हर महीने 50 से 100 मिसाइलें अपने यहाँ और बना रहा है। जब भी युद्ध विराम होता है, चाहे वो 6 दिन का हो चाहे वो 16 दिन का हो, ईरान मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ 46 साल पुराना है, लेकिन इतने वक्त में ईरान ने मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने तरकश में ईरानी घातक मिसाइलें शामिल कर ली हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ लंबी जंग लड़ सकता है। ईरान की मिसाइलों में इतनी ताकत है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट कर सकती है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो तेहरान की ये मिसाइलें फिर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल सकती हैं। न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां ईरान अमेरिका जंग के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। यमन के पास सऊदी अरब के तेल टैंकर के ऊपर हमले का नया वीडियो सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल टैंकर के ऊपर भीषण हमला कर दिया। लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद भीषण आग के लपटों से रात में जो है जगमगा उठी। हमला यमनी सीमा से 70 किलोमीटर दूर हुआ है। ये बड़ा अटैक किया गया, जिसकी तस्वीर भी ये निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग की ऊंची लपटें जो हैं वो उठती हुई नजर आ रही हैं और धुएं का जो गुबार है वो आसमान में कई 100 मीटर ऊपर तक उठता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार हमले यहाँ पर तेज होते नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से हमले इस वक्त तेज हो रहे हैं और तेल टैंकर पर हमले के बाद भीषण आग की लपटें देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय। यमन के पास सऊदी अरब के तेल टैंकर पर हमले का ये वीडियो सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल टैंकर के ऊपर यह अटैक किया है।
एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। लगातार 12वीं रात ईरान पर हमले जो है जारी हैं और भीषण हवाई हमले किए गए हैं। हमले में मिसाइल और ड्रोन ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के समुद्री नाकेबंदी के 50,000 अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं। ये बड़ी खबर है। हमले में मिसाइल और ड्रोन ठिकाने पूरी तरह से तबाह होने की जानकारी सामने आ रही है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 50,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में इस वक्त तैनात हैं। तो बड़ी संख्या में अमेरिका ने अपनी सेना के डिप्लॉयमेंट जो है वो मिडिल ईस्ट में की है और 50,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, जो अपने आप में एक और बड़ा संकेत है कि युद्ध अभी इतनी जल्दी रुकने थमने वाला नहीं है। शालमचह सीमा पर अमेरिकी हमला सामने आया है। ईरान इराक सीमा पर यह अटैक किया गया और अमेरिका ने पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाया। इराकी मीडिया ने इस हमले की पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, इराकी मीडिया के द्वारा इस हमले की पुष्टि भी की गई है कि एक बड़ा अटैक, एक बड़ा हमला किया गया है। तो अमेरिका ने पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया और शालमचह सीमा पर अमेरिका के द्वारा ये हमला किया गया है। ईरान इराक सीमा पर यह हमला किया गया, एक बड़ा अटैक जो है सीमा के ठिकाने पर किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ना झुकने वाला है ना ही रुकने वाला है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले नहीं रोके तो अब ईरान और ज्यादा ताकत से पलटवार करेगा, जिसका ट्रेलर ईरान ने बहरीन में दिखा दिया है जब उसे अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला करके तबाही मचाने का दावा किया। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान पर बमबारी जारी रखी तो IRGC अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला देगा। रिपोर्ट देखिए। ईरान के सबसे विनाशकारी हथियार, जिनकी ताकत के आगे दुश्मन हुआ लाचार। तेहरान के तरकश में शामिल विनाशक खंजर, जिनके प्रहार से दुश्मन पर मंडराया डेंजर। IRGC के स्वाम ड्रोन की रणनीति, जिसने की सुपर पावर अमेरिका की दुर्गति। अमेरिका जिस रफ्तार से ईरान पर हमले कर रहा है, IRGC उससे दोगुनी स्पीड से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को दहला रहा है। अमेरिका होर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ईरानी द्वीपों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं ईरान की सेना और IRGC मिलकर मध्य पूर्व के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिनके दम पर अमेरिका ईरान को तबाह करने का जाल बिछा रहा है। ईरान के ताजा अटैक में कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट किया। अपने विनाशकारी मिसाइलों और घातक ड्रोन से इन सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है।
ईरान दम भर रहा है कि वो दुश्मन अमेरिका के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। ईरानी राष्ट्र दुनिया का एक गौरवशाली राष्ट्र है। हमने काफिर नेताओं की सेनाओं का मुकाबला किया। अमेरिका ने फिरजौन की जगह ले ली थी और उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी सेना उसकी बराबरी की नहीं है, लेकिन हम डटे हुए हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा नियंत्रण है। ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि वो धमका भी रहा है, क्योंकि ईरान के तरकश में ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जो मिडिल ईस्ट के किसी भी इलाके में अमेरिका का काम तमाम कर सकते हैं। इस जंगी तनातनी के बीच ईरान ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। क्या है ईरान का ये विनाशकारी प्लान और कौन कौन से हथियार हैं जिनके दम पर ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की तबाही की स्क्रिप्ट लिखने लगा है? इतना ही नहीं, ईरान कैसे अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों को टारगेट कर रहा है जिसने अमेरिका के खेमे में खलबली मचा दी है, ये भी बताएंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।